आज का टॉपिक है स्टाइफलिंग डिमांड ऑन द एमजी नरेगा। तो स्टाइफलिंग मतलब सफोकेटिंग, सप्रेसिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, दम गो टू सी दबी हुई डिमांड एमजी नरेगा के ऊपर। एमजी नरेगा शुड नॉट बी लेट डाउन। एमजी नरेगा को लेट डाउन नहीं किया जाना चाहिए। लेट डाउन करना यानी डिसअपॉइंट करना, तो डिसअपॉइंट निराशा नहीं करना चाहिए। बाय फंडिंग इश्यूज एंड बेसलेस फंडिंग इश्यूज के कारण कि जो जितना उसमें पैसा लगना है उतना पैसा नहीं लगा रहे हैं, पैसे की कमी और बेसलेस मतलब जो भी वर्कर्स को पेमेंट की जाती है, जो मेहनताना भत्ता दिया जाता है उनमें देरी के कारण। तो मतलब एमजी नरेगा को फंडिंग की कमी के कारण, बेजेस में डिले के कारण डिसअपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। द एफिकेसी ऑफ अ वेलफेयर प्रोग्राम, तो वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट जो भी स्कीम वगैरह चलाती है लोगों की वेलबींग के लिए, उसकी जो एफिकेसी, उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंथुसियाज्म। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंथुसियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह के साथ ऑफ द गवर्नमेंट के इंप्लीमेंटिंग है, जो कि इसको इंप्लीमेंट करती है। तो मतलब कोई भी गवर्नमेंट किसी भी स्कीम को जितने एंथुसियाज्म, जितने एक्साइटमेंट के साथ लॉन्च करती है, उतना ही बेहतर वो जो वेलफेयर स्कीम है वो परफॉर्म करती है, उतना ही वो इफेक्टिव होती है। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एमजी नरेगा विल सून बी कंप्लीटिंग 20 इयर्स ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। ये जल्द ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एमजी नरेगा अपने इंप्लीमेंटेशन के 20 साल पूरे करने वाली है। द फैक्ट दैट, तो तथ्य ये है, सच्चाई ये है कि इट हैज नॉट ओनली सर्वाइव, कि ये स्कीम केवल सर्वाइव नहीं करी है, एंड्योर नहीं करी कि लगातार जब से इसको चालू करा ये चलती आ रही है, बट आल्सो थ्राइव्ड, पर ये थ्राइव भी करी है। थ्राइव करना यानी फलना फूलना, ग्रो करना, सक्सेसफुल होना, पर ये सक्सेसफुल भी हुई है अंडर टू रिजीम्स अक्रॉस मल्टीपल टर्म्स। रिजीम मतलब गवर्नमेंट की, दो गवर्नमेंट में और कई सारे टर्म्स में। सजेस्ट इट्स यूटिलिटी एंड पॉपुलैरिटी अमंग द रूरल पुअर, ये सजेस्ट करती है। सजेस्ट का सब्जेक्ट है फैक्ट, दैट्स सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये फैक्ट रूरल पुअर के बीच में इसकी यूटिलिटी, इसकी यूजफुलनेस, इसकी उपयोगिता और इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में इंडिकेट करती है, बताती है। अच्छा देखिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, और ये जिन वर्ड्स के पहले आते हैं उनके पार्ट्स स्पीच भी सेम होते हैं। तो नॉट ओनली देखिए सर्वाइव के पहले आया हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, बट ऑल्सो भी थ्राइव के पहले वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आया हुआ है। अच्छा ये वर्ब के थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है, इट इनके लिए सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सर्वाइव और थ्राइव दोनों को क्वालीफाई कर रहा है, इसलिए सर्वाइव और थ्राइव क्या है? वर्ब के थर्ड फॉर्म है। ठीक है कि ये जो स्कीम है ये केवल जब से इंप्लीमेंट करी गई तब से कॉन्टिन्यूअस नहीं बनी हुई है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बल्कि दो अलग अलग सरकारों के अंतर्गत कई सारे टर्म्स में ये सक्सेसफुली ग्रो भी करी है, ग्रोथ को भी हासिल करा है, जो कि बता रही कि गांव के गरीबों के बीच में ये स्कीम कितनी ज्यादा पॉपुलर है और कितनी ज्यादा यूजफुल है उनके लिए, तभी तो इतने सालों से चली आ रही है और सक्सेसफुल भी रही है। दो अंडर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो हालांकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंतर्गत उनके रूल में द स्कीम हैज अक्वायर्ड अ स्टेटस, स्कीम ने स्टेटस अक्वायर कर लिया, स्टेटस गेन कर लिया ऑफ बीइंग एन अनवांटेड नेसेसिटी, अनवांटेड नेसेसिटी के, नेसेसिटी मतलब जरूरत, नीड, अनवांटेड मतलब जो कि वांटेड नहीं है, वांछनीय नहीं है, जिसको कि दिल से एक्सेप्ट नहीं करा गया है। इन आफ्टर बीइंग सीन इनिशियली, तो सब शुरुआत में इसको ऐसा देखा जा रहा था, उसके बाद एज समवन एज बेबी, किसी और के बेबी के जैसे, मतलब जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई तो सबसे पहले वो मनरेगा को किसी और के बेबी के जैसे ट्रीट कर रही थी, किसी और के बोझे के जैसे ट्रीट कर रही थी। भाई इसको तो यूपी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा है, हम क्यों उनका बोझा ढोएं, इस स्कीम को कंटिन्यू करें। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आया कि भाई हमको ये चाहिए नहीं है, हमारा बिल्कुल मन नहीं है इसको रखने का, लेकिन हमको रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्कीम है ये काफी ज्यादा जरूरी है। बट एज द कोविड-19 पैंडेमिक शोड, पर जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखा दिया, तब एमजी नरेगा वाज अ नेसेसिटी एंड वाइटल, एमजी नरेगा नेसेसिटी थी, जरूरत थी और वाइटल थी, इंपॉर्टेंट थी इन टर्म्स ऑफ द सस्टेनियंस की, मतलब सर्वाइवल की, आजीविका के टर्म्स में, आजीविका के संबंध में। इट प्रोवाइडेड टू बोथ रूरल वर्कर्स एंड माइग्रेंट लेबर, इसने प्रोवाइड करा दोनों को, रूरल वर्कर्स को भी, गांव के वर्कर्स को भी और माइग्रेंट लेबर को भी, रिटर्निंग टू देयर रूरल होम्स आफ्टर द लॉकडाउन वर अनाउंस्ड, लॉकडाउन के अनाउंस होने के बाद जो अपने घर लौटे थे उनको। तो फिर कोविड-19 ने साबित कर दिया कि एमजी नरेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने गांव में रहने वाले लोग और कोविड के लॉकडाउन लगने के कारण जो अपना घर बार छोड़ के चले गए थे लोग, तो वो जो वापस आए उन सबको जॉब दी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा। एंड इट इज फेयर टू से दैट, और ये कहना बिल्कुल सही होगा, लॉजिकल होगा कि इट इज नाउ सीन एज अनवांटेड, अब ना इसको अनवांटेड के तौर पे देखा जा रहा है, एज एलोकेशंस इन परसेंट टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव बजट्स हैव रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली, क्योंकि परसेंटेज में जो एलोकेशंस हैं कंसेक्यूटिव बजट्स की, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअस बजट की, वो सब्सटेंशियली काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई, काफी ज्यादा कम गई हैं। अच्छा हैव रिड्यूस्ड का सब्जेक्ट है एलोकेशंस इन प्रपोजिशन ऑफ प्रपोजिशन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बना रहा है। सिंस द पैंडेमिक से फ्रॉम 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 21 टू 1.78% इन फाइनेंशियल ईयर 2025, जहां फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3.2% एलोकेट करा गया था एमजी नरेगा में, 2025 में उसको कमा के 1.78% कर दिया। तो कहने कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अब सरकार को ये स्कीम अनवांटेड लगने लगी है, तभी तो इन्होंने इसमें बजट एलोकेशन काफी ज्यादा कम कर दिया। कहां फाइनेंशियल ईयर 21 में 3.2% इसमें एलोकेट करा गया था, उससे कमाकर 2024-25 में 1.78% कर दिया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, डिस्पाइट मतलब इसके अलावा, डिस्पाइट इसके बावजूद, इस फैक्ट, इस सच्चाई के बावजूद दैट द स्कीम इज डिमांड ड्रिवन, की स्कीम डिमांड ड्रिवन है, स्कीम लोगों की डिमांड के ऊपर आधारित होती है, इनएविटेबली लीडिंग टू द एलोकेशन ऑफ एडिशनल फंड्स, इनएविटेबली मतलब अपरिहार्य तौर पे, अनअवॉइडेबली लीड टू, वजह बनती है एलोकेशन का एडिशनल फंड का, कि सरकार को एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ता है बियॉन्ड द बजटेड एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर के परे, कि बजट में उन्होंने जितना एलोकेट किया तो किया, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा होती है इस स्कीम में काम करने की कि फंड इनको बाद में और डालना पड़ता है। नो एक्स्ट्रा एलोकेशन फॉर एमजी नरेगा हैज बीन मेड दिस फाइनेंशियल ईयर, और इस फाइनेंशियल ईयर तो कोई भी एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं करा गया, इवन एज बेसिस हैज बीन डिलेड, यहां तक कि बेसिस को भी डिले करा जा रहा है, मतलब लोगों का जो पेमेंट बन रहा है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा। ड्यू टू दिस, इसके कारण डिमांड आल्सो सप्रेस्ड आर्टिफिशियली, डिमांड भी आर्टिफिशियली सप्रेस हो गई है, आर्टिफिशियली मतलब इंटेंशनली, कि भाई अगर व्यक्ति काम करने जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है धूप में, और अगर उसको पैसा नहीं मिल रहा है, एक दिन 2 दिन 10 दिन का पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या, फिर वो क्यों काम करने जाएगा? तो वो उसको जरूरत भी होगी तो वो काम करने नहीं जाएगा। इसी के कारण जो डिमांड है एमजी नरेगा की वो कम हो रही है। तो ऑथर ने बोला कि एमजी नरेगा डिमांड ड्रिवन है, जितनी ज्यादा डिमांड आती है उस अकॉर्डिंग ये स्कीम काम करती है, और डिमांड इसकी इतनी ज्यादा होती है कि जो गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है बजट में, उससे ज्यादा इसको फंड डालना पड़ता है। लेकिन इस साल तो गवर्नमेंट ने तो बजट में कम एलोकेशन किया, उसके अलावा कोई एडिशनल फंड भी नहीं दिया। इसके कारण क्या हो रहा है कि एमजी नरेगा में पैसों की कमी आ गई है, लोगों को वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। अब वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं तो लोग चाह के भी काम करने नहीं जा रहे हैं, तो इसकी जो डिमांड है वो इंटेंशनली कम हो गई है।
रिपोर्टेडली तो तथाकथित तौर पे कहे सुने अनुसार द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाज शॉर्ट ऑफ 4350 करोड़ फॉर द बेजेस। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शॉर्ट ऑफ यानी कमी होना, तो उनके पास कमी है 4315 करोड़ रुपीस की बेजेस देने के लिए। एंड द सेंटर हैज अ लायबिलिटी ऑफ 5715 करोड़ रुपीस अगेंस्ट इट्स शेयर, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है उसमें इनका 5715 करोड़ रुपीस की लायबिलिटी है, डेट बर्डन है, ऑब्लिगेशन है फॉर मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ द वर्क्स टू बी डन अंडर द स्कीम के तहत काम करने के जो भी मटेरियल लगता है उसके लिए। तो मतलब ये जो स्कीम है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब साथ साथ में मिलकर चलाती हैं। तो जो बेजेस देने का काम होता है वो कौन करती है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 4315 करोड़ रुपीस की जरूरत है वर्कर्स को बेजेस देने के लिए, और इस स्कीम में प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगते हैं उनमें पैसा कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इनको 5715 करोड़ रुपीस देने हैं जो कि उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं। देयर आर अदर इश्यूज विद एमजी नरेगा इम्प्लीमेंटेशन। तो एमजी नरेगा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ और इश्यूज भी हैं दैट रिक्वायर अटेंशन, जिनको अटेंशन की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए रिक्वायर का सब्जेक्ट क्या होगा? तो दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद जो विवर्ब आती है उसका सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होता है। रिक्वायर के लिए सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? अदर इश्यूज। ये प्लूरल है इसलिए रिक्वायर प्लूरल करवाया हुआ है। द नीड टू एडजस्ट बेजेस टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के साथ बेजेस को एडजस्ट करने की जरूरत है, मतलब कि इन्फ्लेशन जैसे बढ़ती जा रही है तो इससे अकॉर्डेंस में लेकर आने के लिए बेजेस को भी बढ़ाने की जरूरत है। एंड द इश्यूज कंसर्निंग द सीडिंग ऑफ जॉब कार्ड्स विद आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अमंग अदर्स। कंसर्निंग मतलब रिलेटेड टू, सीडिंग सीडिंग मतलब लिंकिंग, इंटीग्रेटिंग। तो जॉब कार्ड्स को जो एमजी नरेगा के जॉब कार्ड होते हैं इनको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से लिंक कराने से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको भी टैकल करने की जरूरत है अमंग अदर्स। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। मतलब उन्होंने बोला कि एमजी नरेगा में सिर्फ फंडिंग को लेकर दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको की टैकल करे जाने की जरूरत है, ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जैसे कि इन्फ्लेशन के साथ बेजेस का एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, बेजेस को बढ़ाने की जरूरत है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जॉब कार्ड्स को लिंक करने की जरूरत है। बट द कोर ऑफ द स्कीम रिमेंस, पर इस स्कीम का जो कोर है वो बना हुआ है। रिमेंस का सब्जेक्ट है कोर, कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंट्रल पॉइंट। द एडिक्वेसी ऑफ द एलोकेशंस मेड फॉर इट बाय द सेंटर। इस स्कीम में जो एलोकेशन करी जाती है उसकी एडिक्वेसी, उसकी पर्याप्तता, उसकी सफिशिएंसी सेंटर के द्वारा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए जो भी एलोकेशन करती है उसकी एडिक्वेसी, उसकी सफिशिएंसी, पर्याप्तता। एडिक्वेसी क्या है? नाउन है, आर्टिकल के साथ आया और आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं एमजी नरेगा को लेकर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग, उनका एलोकेशन की वो पर्याप्त हो। बाय प्रूनिंग फंड्स पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट इज अंडर सर्व। प्रून का मतलब होता है कट डाउन करना, रिड्यूस करना। तो फंड्स को कमाकर जो पर्पस है, जो गोल है डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने का, इज अंडर सर्व। ये अंडर सर्व है, इसको जो सपोर्ट, जो हेल्प चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इस अंडर सर्व का सब्जेक्ट है पर्पस, इसके साथ अंडर सर्व की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पैसे में किस टेंस का? सिंपल प्रेजेंट का। एंड इट इज अनफेयर टू रूरल वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। और पूरी कंट्री भर में जितने भी रूरल वर्कर्स हैं उनके साथ ये अनफेयर है, गलत है। हु हैव यूज्ड द स्कीम टू ऑगमेंट देयर इनकम, जो कि अपनी इनकम को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन, खास तौर पे एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन मतलब जब सीजन बिल्कुल डाउन चलता है, लो एक्टिविटीज रहती है, कोई एग्रीकल्चर वर्क नहीं रहता। तो ऑथर ने बोला कि ये जो स्कीम है इसका मेन गोल है डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना, मतलब वर्कर्स को जब डिमांड हो काम करने की तो उनको जॉब प्रोवाइड करना। लेकिन अगर आपने इसे फंड रिड्यूस कर दिया है तो वर्कर्स को जब वेजेस नहीं मिलेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? ये स्कीम वर्कर्स को उनकी डिमांड के टाइम पे वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। और हमारी पूरी इंडिया भर के जितने भी रूरल वर्कर्स हैं वो तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इसी स्कीम का सहारा लेते हैं। और जब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डाउन चलती हैं, कोई खेती किसानी का काम नहीं होता है, तब तो उनका मेन इनकम सोर्स एमजी नरेगा ही होता है। तो फंड रिड्यूस करके आपने उनके साथ गलत किया, क्योंकि जब उनको काम की जरूरत रहेगी तब उनको जॉब नहीं मिलेगी। देयर हैज बीन मच एकेडमिक स्टडी डिटेलिंग द फ्रूट्स ऑफ द स्कीम। कई सारी एकेडमिक स्टडीज भी हुई हैं, रिसर्च स्टडीज भी हुई हैं जिन्होंने इस स्कीम के फ्रूट्स के बारे में डिटेल दी है। फ्रूट्स मतलब इसके बेनिफिट जो है उनके बारे में बताया है। फ्रॉम हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट टू क्रिएटिंग विलेज असेट्स। डेस्टिट्यूट मतलब गरीब, पुअर पीपल को हेल्प करने से लेके विलेज असेट्स तक बनाना, गांव में जो मतलब इंपॉर्टेंट जो यूजफुल चीजें होती हैं उन तक बनाना, सच एज इरिगेशन कैनाल्स, रूरल रोड्स एंड वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज। जैसे इरिगेशन कैनाल हुई, रूरल रोड्स हुई, मतलब गांव में रोड्स हुई, वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज हुई। तो मतलब कई सारी रिसर्च स्टडीज ने एमजी नरेगा के जो भी बेनिफिट हुए हैं उनके बारे में भी बताया है। ये एमजी नरेगा में जो भी काम करवाया जाता है तो उनसे गरीब लोगों को तो हेल्प मिलती है कि उनको रोजगार मिल जाता है, लेकिन इसमें जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं तो उससे गांव में कई सारे असेट जैसे कि इरिगेशन कैनाल हुई, रोड्स हुई, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम हुए, ये भी बने हैं। अ डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज सच एज दिस स्कीम। तो इस स्कीम के जैसे डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज, डिमांड के कारण चलने वाली एक्सरसाइज, आल्सो पुट्स डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द विलेज पुअर। ये गांव के जो गरीब हैं उनके हाथों में डिस्पोजेबल इनकम रखती है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि टैक्सेस वगैरह कटने के बाद जो इनकम आती है उसमें से भी जो एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अवॉइड नहीं करा जा सकते, जैसे खाने पीने जैसी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनके बाद जो पैसा हाथ में बचता है जिसको आप नॉन एसेंशियल आइटम्स पे खर्च करना चाहो तो कर लो, सेव करना चाहो तो कर लो। तो जो ये एक्स्ट्रा इनकम जो होती है ना वो इनको प्रोवाइड करती है एंड हेल्प द रूरल इकोनॉमी, और हेल्प करती है रूरल इकोनॉमी को, मतलब रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो अच्छा हेल्प का सब्जेक्ट है, हेल्प और पुट्स दोनों के लिए सब्जेक्ट है डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज सच एज दिस स्कीम। पूरा पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है दोनों के लिए। एमजी नरेगा एक डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज है, जब भी वर्कर्स को जरूरत होती है काम की वो इसके थ्रू जॉब ले लेते हैं। तो ये गांव के गरीब लोगों को एडिशनल इनकम प्रोवाइड करती है। एसेंशियल एक्सपेंस पे खर्च करने के बाद भी उनके पास पैसा बच जाता है जिससे वो अपनी और दूसरी जो नीड्स हैं उन पे खर्च सकते हैं, और इससे रूरल इकोनॉमी में हेल्प भी मिलती है कि वो खर्चा करेंगे तो जो रूरल एरियाज है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा की इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री, उस कंट्री में स्टिल फेसिंग रूरल पॉवर्टी, जो अभी भी रूरल पॉवर्टी का सामना कर रही है, जहां पे गांव में अभी भी गरीबी है, नीड्स नो एलेबोरेशन। इसको किसी भी एलेबोरेशन की, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो आपने बोला कि देखो एमजी नरेगा की हमारी कंट्री में कितनी जरूरत है इसको बताने की, इसकी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो आज भी रूरल एरियाज में पॉवर्टी अपना घर जमाए बैठी हुई है, बहुत बड़ा इशू बनी हुई है। तो ये तो एमजी नरेगा हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स एटीट्यूड। तो यूनियन गवर्नमेंट को अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना चाहिए, अपना रवैया बदल लेना चाहिए टुवर्ड्स एमजी नरेगा के लिए। तो गवर्नमेंट को एमजी नरेगा को सीरियसली लेना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए क्योंकि ये सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है। सब्सटेंशियल एलोकेशन इन द यूनियन बजट, सब्सटेंशियल यानी लार्ज, सिग्निफिकेंट, काफी बड़ा एलोकेशन यूनियन बजट में, दैट इज ट्रू टू द डिमांड। ट्रू टू का मतलब है मैच करना, अकॉर्डेंस में होना, अनुरूप होना, टू द डिमांड फॉर द स्कीम, स्कीम की डिमांड के, मतलब ये स्कीम की जो डिमांड है उसके अनुरूप हो, वुड बी अ गुड स्टार्ट। ये एक अच्छा स्टार्ट होगा, अच्छा
अच्छी शुरुआत होगी। तो ऑथर ने कंक्लूड करते हुए क्या बोला कि एमजी नरेगा में हम क्या देख रहे हैं, पेमेंट्स में डिले हो रहा है, इनसफिशिएंट फंडिंग आ रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एमजी नरेगा की जो फंडिंग की एक्चुअल डिमांड है उसको कंसीडर करते हुए उसके अकॉर्डेंस में इसकी बजट में एलोकेशन बना देना चाहिए इस स्कीम को सपोर्ट करने के लिए, वो विलेजर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो पूरे आर्टिकल में ऑथर की टोन क्रिटिकल और कंसर्न है। ऑथर ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को एमजी नरेगा में प्रॉपर फंडिंग ना देने के लिए, वेजेस में डिले करने के लिए। लोगों ने काम तो कर दिया, बेचारों ने मेहनत कर दी, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो उनको काम की तो जरूरत है, लेकिन वो काम करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि पैसे की फिर वही दिक्कत आएगी। इन सब चीजों को लेकर ऑथर ने क्रिटिसाइज किया और कंसर्न शो करा कि भाई हमारी इंडिया में तो सबसे मेन इशू है रूरल पॉवर्टी, और ये जो स्कीम है ये एडिशनल इनकम प्रोवाइड करती है लोगों को, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण ये स्कीम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। इससे रूरल वर्कर्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ये उनके साथ गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो हम कहते हैं पूरे आर्टिकल में ऑथर ने फंडिंग जो कम हो रही है उसको और वेजेस में जो देरी हो रही है उसको लेकर कंसर्न शो करा हुआ है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो उनके कैसे कंसर्न और क्रिटिकल। तो इस पूरे आर्टिकल में ऑथर ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एमजी नरेगा को लेकर बात करी कि ये जो स्कीम है इसको कुछ 6 दिनों में 20 साल पूरे होने वाले हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने इसको शुरू करा था, एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये कंटिन्यू रही। ये सिर्फ कंटिन्यू नहीं रही बल्कि इस स्कीम ने सक्सेसफुली ग्रोथ को भी हासिल करा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये रूरल पुअर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मींस ऑफ सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है। उनके बीच में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। कोविड के टाइम पे तो जब लॉकडाउन लग गया था, माइग्रेंट वर्कर्स भी अपने घर लौट के आ गए थे। Let's start practicing the questions. What best describes the tone of the passage? Critical and concerned. As per the passage, how much shortfall does the Rural Development Ministry currently face for the wages under MG Narega? ₹5,715 crore. Why was MG Narega particularly vital during the COVID-19 pandemic? According to the passage, it was the only welfare scheme in India providing high wages to rural workers. It offered a guaranteed return to urban areas for migrant labor. It provided sustenance to rural workers and returning migrants after the lockdowns. It focused exclusively on skill development for rural youth. In the context of the passage, which of the following words serves as the best antonym for the term stifling? Which one of the following statements is true according to the passage? GNREGS is a fixed supply driven scheme that limits government quotas that equate consumer demand driven verification effectiveness of MGNREGS, helping rural workers especially in off season. The passage argues that MGNREGS benefits only urban infrastructure development, not rural areas. There is no mention of academic studies that highlight any positive outcomes of MGNREGS. BBC Media has shown exponential growth in their revenue this year. Incorrectly spelled word here is exponential. Correctly spelled word is forgetful. It is a common perception that the rich sometimes despise poor. It is a common perception that the rich sometimes despise the poor. By the time we arrived at the party, they had been waiting for over an hour. Searing. What's the antonym of searing? Raging, mocking, bracing, thrilling, searing. I have never seen so beautiful than this one. What's the either? I have never seen so beautiful a landscape than this one. Than this one. Prem is an excellent chess player. He is the best student of the class. He is the most intelligent student of the class. He was so enraged at the article about him that he used the newspaper enraged. What's the synonym of enraged? Substitute. His sudden resignation left the company in a very difficult situation and to have to make a hard decision as they scrambled to find a replacement.
in a very difficult situation and to have to make a hard decision. The weather was absolutely. What's the spelling is there? Absolute. Post without any a post without any remuneration. Remuneration. What is the antonym of meticulous? What is the antonym of boisterous? The minister went to visit the monuments set up for people who were buried in other countries. Though people are becoming health conscious these days, for simple because of simple lifestyle habits, they are prone to fatality. Their senior salted food more sparingly is linked to Let's analyze the passage. What best describes the tone of the passage? Critical and concerned. The passage criticizes the government's inconsistent funding for NGOs and expresses concern about its impact on rural workers. The overall sentiment is one of urgency, stressing the importance of robust support for the welfare scheme. The author is not neutral or here, option A says indifferent. The author is not neutral or detached. They clearly express worry and criticism. The passage question number option C says light-hearted. The passage is serious, focusing on finding issues and the welfare of rural workers. Option D says appreciative, although it acknowledges MGNREG's benefits. The passage is not praising the current approach but rather critiquing funding constraints. The next question is as per the passage, how much shortfall does the Rural Development Ministry currently face for wages under MGNREGs is 4,315 crore. Option C is the correct option because the passage explicitly states the Rural Development Ministry was short of rupees 4,315 crore for the wages
Option A is on incorrect as to rupees 2500 crore is not the figure mentioned in the passage. Option B is incorrect because rupees 5715 crore is the liability for the material component, not for wages. Option D is incorrect as rupees 10,000 crore is not cited anywhere in the passage. Why was MG Narex particularly vital during the COVID-19 pandemic? According to the passage, because it provided sustenance to rural workers and returning migrants after the lockdowns. It provided sustenance to rural workers and returning migrants after the lockdowns. What's the antonym of stifling? Liberating. Stifling is the passage refers to something that is suppressive or suffocating. Example: stifling demand. The opposite would be something that frees or relieves, hence liberating. Which one of the following statements is true according to the passage? Adequate funding and demand driven allocation are crucial for the effectiveness of MG Narega's helping rural workers, especially in off season. Adequate funding and demand driven allocation are crucial for the effectiveness of MG Narega's helping rural workers, especially in off seasons. What's the incorrectly spelled word in the sentence is exponential. The correct spelling is exponential. What is the incorrectly spelled word in this four words is forgetful. 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 भूलने वाला. Despise the poor should be used in place of despise poor. By the time we arrived at the party, they had been waiting for over an hour. Is the correct tense used in the given sentence. Searing. What is the antonym of searing? Is freezing. Searing. Synonyms of searing is meaning extremely hot or intense, scorching, blazing, burning, अत्यधिक गर्म, जलाने वाला, तीव्र. What's the antonym of searing? Is freezing. Extremely cold, chilling, icy, अत्यधिक ठंडा, जमाने वाला, mocking, making fun of someone or something in a cruel way. Derizive, इसका sarcastic, उपहासपूर्ण, व्यंग्यात्मक, pressing, meaning urgent, requiring immediate attention, crucial, imperative, अत्यावश्यक, तत्काल, thrilling, exciting, exhilarating, causing a sudden feeling of excitement or pleasure, romanchak, uttejak. Then this I have never seen so beautiful a landscape than this one. Then this one के बदले as this one का प्रयोग होगा क्योंकि so dash as का प्रयोग नेगेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए किया जाता है. जैसे I have never seen so beautiful a place as this one. As this one will be used instead of than this one because so as is used for comparison in negative degree, like I have never seen so beautiful a place as this one. मोस्ट इंटेलिजेंट, एंगर्ड, इनरेज्ड का सिनोनिम एंगर्ड हो जाएगा. इनरेज्ड का अर्थ होता है क्रोधित, वेरी एंग्री, फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड आर दीज synonyms, and angered is also a synonym of enraged, to make someone angry, to irritate or provoke. क्रोधित करना, generated, to produce or create something, to burning something into existence. उत्पन्न करना, determined, having a strong decision to do something, resolute or firm. दृढ़ निश्चयी, enhanced, सुधारना, to improve the quality, amount or value of something, to make something better. Between a rock and a hard place, in a very difficult situation and to have to make a hard decision, कठिन स्थिति में होना और कठिन निर्णय लेना. Absolutely. The correct spelling of the underlined word absolutely is absolutely, which means completely or without qualification, totally, पूर्णतः, बिल्कुल. A post without any remuneration, honorary. A position held without salary or payment as a mark of honor, सम्मानित या मानद. Bigot, कट्टरपंथी व्यक्ति, a person who is intolerant towards those holding different opinions. Illegible, not clear enough to be read, अस्पष्ट या पठनीय. Effeminate, a man having or showing characteristics regarded as typical of a woman. Unmanly, स्त्रैण या नारी सुलभ गुण वाला.
Meticulous, what's the antonym of meticulous? Regardless, meticulous, showing great attention to detail, very careful and precise. Sukshma, अत्यधिक सावधान. Regardless, showing no care or concern for something, not paying attention to details. लापरवाह, बिना ध्यान दिए. Persevering, continuing in a course of action despite difficulty or delay. Drid Atal, exemplary, serving as a desirable model representing the best of its kind. Udaharanatmak, anukarniya, determined, having made a firm decision and being resolved to not to change it. Drid nishchayi, nishchit, belonging or pertaining to an individual from birth is congenital. Congenital, belonging or pertaining to an individual from birth, janmjat. Congenial, pleasant and agreeable due to being suited to one's nature or taste. Anukul, congruent, in agreement or harmony, compatible. Sangat, congregation relating to an assembly or gathering, especially in a church. Mandali, sambandhi. Boisterous, quite. Boisterous, what's the antonym of boisterous? Quite. What's one word substitute? Select the option that can be used as a one word substitute. For the highlighted group of words in the given sentence, the minister went to visit the monument set up for people who were buried in other countries, cenotaphs. A monument set up for people who were buried in other countries is a smarak. CEMET or cemetery, Kabristan. A place where dead people are buried, usually not specific to those buried in other countries. Coffins, a box or container in which a dead body is buried. Graves, a specific place in the ground where a dead body is buried. Qabr. Though people are becoming health conscious these days because of simple lifestyle habits, they are prone to fatal diseases. According to a new study published in the Journal of the American College of Cardiology, salting food more sparingly is linked to a lower risk of heart disease, heart failure, and ischemic heart disease, a significant risk factor for cardiovascular disease. High blood pressure is demonstrated to be correlated with high sodium intake. As per the research, a person's individual sodium intake over time may be predicted by how frequently they salt their food. It is found that people who do not put a little additional salt to their food very often had a much lower risk of heart disease event, regardless of lifestyle factors and pre existing disease. Thanks. Have a nice day.